आप शुरू करें, ठीक है। आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। और हम लोगों का जो भोजन होता है उसके जो अणुओं की बात करें तो अणु उसके काफ़ी जो है बड़े बड़े होते हैं, शायद इसीलिए हमें पाचन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अणु जो है वो अघुलनशील होते हैं। अणुओं की तीसरी विशेषता है कि वो जटिल होते हैं और ठोस रूप में होते हैं। अब इन अणुओं को इनको बदलना है, और कैसे बदलना है इनका हम लोग विलोम लेते हैं कि बड़े बड़े का विलोम हो जाएगा छोटे छोटे, यानी अणुओं को छोटा छोटा करना होता है। इसीलिए हम लोग मुंह में भोजन को बहुत चबाते हैं। अघुलनशील का विलोम होता है घुलनशील, जटिल का सरल और ठोस का तरल। यानी हमारा जो भोजन है वो पहले इस रूप में है और हमें उस भोजन को इस रूप में ले जाना है। तो भोजन को इस रूप से इस रूप में जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी अपना जो भोजन है उसके जो अणु हैं बहुत बड़े बड़े हैं, अघुलनशील है, जटिल है, ठोस है, और उनको हमें इस रूप में लाना है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पाचन की जो प्रक्रिया है इसमें एंजाइम होते हैं और पूरा एक पाचन तंत्र होता है जो काम करता है। तो देखा हमने कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें हमें आवश्यकता होती है दो चीज़ों की। एक तो इसमें बहुत सारे अंगों की आवश्यकता है, तो ये जो सारे अंग जो होते हैं, सारे में जितने भी एंजाइम है सबको मिला के हम लोग पूरा एक तंत्र बनता है, इसको पाचन तंत्र कहते हैं। और ये पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक आहार नाल और दूसरा उसमें जो है पाचक ग्रंथियां, क्योंकि इन्हीं पाचक ग्रंथियों से रस निकलता है, उन्हीं रसों से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन की क्रिया को पूरा करते हैं। और मनुष्य में जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई लगभग 33 फीट होती है, यानी कि 10 मीटर के आसपास। और इस आहार नाल में मुख गुहा होती है, इसके अलावा ग्रास नली, फिर उसके आगे आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसमें इसके अलावा पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो इस पूरी आहार नाल में पाचक रसों का स्रावण करती रहती हैं, जिनके द्वारा इस पूरे पाचन है जो पूरी प्रक्रिया है इसको बराबर एंजाइम मिलते रहते हैं। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में हम लोग दांतों को, यहाँ पे जीभ और लार ग्रंथियों को पढ़ सकते हैं। दांत की बात करें तो हमको पता होता कि दांत जो है वो 32 दांत होते हैं। और यहाँ परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बात यह है कि दांत की जो सबसे ऊपर की जो सतह होती है, जिसे हम लोग दंत बल्क भी कह सकते हैं, वह दंत बल्क जो है एनामिल,
नाम की एक सतह से बने होते हैं, जो कि शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। और जीभ में इनका काम स्वाद का होता है, और जीभ में जो आगे का जो भाग होता है वो उसमें मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का पीछे का भाग होता है वो कड़वे के लिए होता है, और जो साइड वाला भाग होता है वो खट्टे के लिए होता है। यूँ कहें कि जीभ के जो आगे की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं आगे की साइड में, वो हमें मीठे का अनुभव कराती हैं, और जो पीछे वाली साइड की जो कलिकाएं होती हैं स्वाद कलिकाएं, उनको कड़वे का अनुभव होता है, और साइड वालों को खट्टे से अनुभव होता है। इसी तरह से आज हम लोग कर लेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने होता है ना, तो आपके सामने आपके आगे कैसे बोलता है, मीठा मीठा बोलता है ना, आगे आगे मीठा बोलता है। और वही व्यक्ति पीछे जब होता है पीछे तो वो कैसा बोलने लगता है, कड़वा बोलता है आपके बारे में। और यहाँ जो साइड में यानी जो पड़ोसी जो साइड में है वो कैसे है, उनसे खट्टापन हो रहा है, खटपट होती रहती है। तो जो सामने है आगे है वो कैसा है, वो मीठा है, और जो पीछे है वो कड़वा, और जो पड़ोसी साइड है वो खट्टेपन। अब बात करते हैं लार ग्रंथियों की। तो मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, और ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें से एक लार ग्रंथि होती है कान के नीचे, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और दूसरी जोड़ी जो ग्रंथि होती है वो जबड़े के नीचे होती है, और एक जोड़ी लार ग्रंथि वो जीभ के आसपास होती है। इस तरह से 3 लार ग्रंथियां होती हैं, और इन तीनों लार ग्रंथियों से कुल मिला के लगभग 1.5 लीटर लार यानी सलाइवा प्रतिदिन निकलती रहती है। इस लार में 2 घटक होते हैं। इसका जो 99% भाग है वो जल होता है, और 1% भाग एंजाइम होता है। और इस एंजाइम में भी 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोपेन। इसमें जो टाइलिन होती है, ये हम जो भोजन करते हैं उसमें भोजन में जो मंड होता है, शर्करा होती है, एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, इसको वो माल्टोज में बदल देती है, और फिर बाद में आगे चल के छोटी आंत में जो एक माल्टेज होता है, वो माल्टेज इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देती है। और यहाँ जो दूसरा जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये हमारे भोजन में जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। क्योंकि हम लोग जो भी भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ हम लोगों के शरीर में जीवाणुओं का भी प्रवेश हो जाता है। तो इतना ही हो गया कि लार में 2 घटक हैं, 99% इसमें जल होता है, और 1% जो है वो केवल एंजाइम होता है। और इस एंजाइम में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक जो टाइलिन एंजाइम है जिसका मुख्य काम होता है भोजन में जो मंड है, शर्करा है, उसको बदल देती है, और दूसरा जो लाइसोजाइम होता है वो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब देखते हैं कि भोजन मुख गुहा के आगे क्या होता है। मुख गुहा के बाद भोजन सीधा आता है ग्रास नली में। ये ग्रास नली है, और ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। जबकि मुख गुहा में पाचन होता है। ये कई बार प्रश्न भी आता है
कि जो हमारे इस शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो पाचन क्रिया जो प्रारंभ हो जाती है मुख से, क्योंकि मुख में सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम लोग दांतों से भोजन को खूब चबाते हैं, और जब भोजन को चबाते हैं तो उसको जो भोजन के अणुओं को छोटा छोटा करते हैं, और उसमें जो लार आके मिल जाती है तो लार से यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और जब ये मुंह में पाचन क्रिया कुछ हो जाती है तो उस भोजन को जो है आगे ग्रास नली में आता है, और यहाँ ग्रास नली में भोजन जब आगे चलता है तो इसकी चलने की प्रक्रिया एक अलग तरह की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज़ ऊपर छत से, जैसे मान लो कि ये पेट जो है ना वो ये रूप है, और ऊपर छत से कोई चीज़ अगर गिरती है तो धड़ाम से गिरेगी ना, तो चीज़ वो टूट सकती है। तो भोजन में वैसा नहीं होता है। जब भोजन नीचे आता है स्टमक में, यहाँ जब आमाशय में यह भोजन आता है तो वो बड़ा धीरे धीरे आता है क्रमांकुंचन के द्वारा। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रमांकुंचन। जैसे कभी जब पेस्ट कम हो जाता है तो हम लोग पेस्ट को कैसे निकालते हैं, ऐसे उसको दबा दबा के आगे निकालते हैं ना। तो ठीक उसी तरह की प्रक्रिया होती है कि भोजन धीरे धीरे आगे क्रमांकुंचन करते हुए भोजन आगे बढ़ता है, और भोजन यहाँ आता है आमाशय में। आमाशय में आने के बाद यहाँ पर जठर रस, इस आमाशय में जठर रस का निकलता है। उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत तेज अम्ल होता है और सांद्र अम्ल होता है। तो ये अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। और हम लोग जैसा खाना खाते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसी अनुपात में इस अम्ल ज़्यादा अम्ल निकलता है। तो यही एसिड, अंग्रेजी में लोग एसिड कहते हैं, कि एसिड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो कभी कभी ये ऊपर की तरफ वापस जाता है, और हम लोगों को गर्दन तक जो है ऐसा लगता है कि काफ़ी एसिड हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। अब एसिडिटी को दूर कैसे फिर करना होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो एसिड होता है इससे अगर किसी क्षार की क्रिया हो जाती है, अम्ल और क्षार जब कभी मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को खत्म करते हैं, इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। और यहाँ जब अम्ल बहुत बढ़ जाता है तो उसमें फिर क्षार एक दवा का काम करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक तरह का क्षार होता है जो कि इनो में पाया जाता है। तो जब कभी एसिड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं। इनो में यही मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, और इसे जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, तो ये फिर एसिडिटी को थोड़ा कम कर देती है। अब आगे देखते हैं भोजन की यात्रा में आमाशय में आने के बाद इसी आमाशय को हम लोग पेट कहते हैं। और इसी आमाशय के पास एक जुड़े हुए और भी, जैसे एक यहाँ पर लीवर होता है, इस लीवर में के दो पार्ट्स होते हैं, दो साइड इसको कह सकते हैं। एक ये जो लेफ्ट और एक राइट, दो लॉब्स होते हैं। और इन दोनों लॉब्स के यहाँ पे इसके नीचे जो है एक पित्ताशय बना होता है। यूँ कह लीजिए कि जो महत्वपूर्ण भाग होता है इसमें, इस प्रक्रिया में पित्त से बाइल कहते हैं। पित्त की जो प्रकृति है बहुत क्षारीय होती है, और क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.7 होता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। तो भोजन जब पचता है तो भोजन बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है,
और उस अम्लीय भोजन में अम्लता को कम करने के लिए, क्योंकि ये भोजन जब आगे जाके छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में जो अम्लीय भोजन है उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो छोटी आंत चाहती है कि यहाँ जब भोजन आए तो उसमें अम्लता कम हो जाए, तो उसकी अम्लता कम करने के लिए यहाँ से जो पित्त आता है वो छोटी आंत के ऊपरी भाग में, जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, इस ग्रहणी में आके वो मिल जाता है। और ये काम होता है कि जो धीरे धीरे जैसे पाचन क्रिया चलती रहती है तो थोड़ा थोड़ा ये पित्त आके इसमें गिरता रहता है। कुछ लोगों के यहाँ पित्ताशय में, इसको लोग पित्ताशय जो कहते हैं, तो कुछ लोगों की पित्ताशय में पथरी हो जाती है, गॉल ब्लैडर, इसे अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो यहाँ जो पथरी हो जाने पे डॉक्टर क्या करते हैं, इस वाले भाग को बिल्कुल निकाल देते हैं। यहाँ नीचे अग्नाशय नाम की ग्रंथि पाई जाती है। देखिए यहाँ तीनों चीजें एक साथ हो गई, यहाँ आमाशय ये और इनके नाम में आगे से लगा हुआ, ये तीनों पास पास होते हैं। अग्नाशय से भी महत्वपूर्ण पाचक रस निकलते हैं और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक इंसुलिन भी निकलता है। यदि इस इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है तो डायबिटीज रोग हो जाती है। अब भोजन जब यहाँ से ग्रहणी से होकर निकलता है तो भोजन में अग्नाशय से और इधर पित्ताशय से दोनों जगह से आके यहाँ रस से मिल जाते हैं। अब ये भोजन जो यहाँ से निकला है, आमाशय से निकला है, इस भोजन को काइम कहते हैं। ये काइम जब यहाँ से निकलकर आगे छोटी आंत में बढ़ता आगे चलता है तो यहाँ इसकी पाचन क्रिया पूरी होती रहती है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब ये छोटी आंत के जो वो तक लास्ट तक आता है तब तक इसका लगभग अवशोषण भी होने लगता है, यानी पाचन तो लगभग हो ही गया है, साथ में इसकी अवशोषण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और छोटी आंत में जो एक बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जैसे तौलिए में जो रोए होते हैं उस तरह की संरचना होती है, जिसको बिलाई कहते हैं। तो उन बिलाई के द्वारा इस बचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और उसके बाद ये भोजन फिर जो है बड़ी आंत में पहुंचता है। ये जो बड़ी आंत होती है इसको हम लोग चार भागों में मान सकते हैं। ये ऊपर का भाग होता है, इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, क्योंकि बड़ी आंत को कहते हैं कोलन। तो ये असेंडिंग कोलन हो जाती है और ये जो क्षैतिज चल रही है इसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। नीचे आती हुई इस कोलन को कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। और ये जहाँ पे कोलन थोड़ा आगे मूवमेंट करती, थोड़ा घूमती है, वहां से कहते हैं सिग्मोइड। और इसमें जो बड़ा आगे का भाग है इसको रेक्टम कहते हैं, यानी मलाशय, जहां पर अनपचा भोजन आके एकत्र होता है। और फिर उसके बाद ये जो है पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब यहाँ पाचन की प्रक्रिया हमने देखा कि यहाँ पाचन तो होता ही है, उससे पाचन की क्रिया शुरू होने से पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, और पाचन के बाद जो क्रिया होती है वो है अवशोषण। अवशोषण की बाद की प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण। और सबसे अंत की प्रक्रिया हम लोग मल त्याग कहते हैं। तो कुल मिलाके ये 5 चरण हो जाते हैं। इन 5 चरण को हम लोग सामूहिक रूप के कहते हैं पोषण। कह सकते हैं कि पोषण के 5 चरण होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, जो सबसे पहले
हम लोग भोजन को अपनी मुख गुहा में डालते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, और पाचन जो हमने अभी देखा था कि पूरी जो आहार नाल में भोजन जैसे से यात्रा करता है उसका पाचन होता जाता है, और छोटी आंत में आके उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। अवशोषण में देखते हैं जितना भी पाचन जो भी किया गया है वो सारे पोषक तत्व जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोषक तत्व होते हैं उसमें जल, खनिज लवण और विटामिन, इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि सरल रूप में वैसे होते हैं, और इन तीनों का सीधा अवशोषण होता है, सीधा अवशोषण होता है। जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनका तीनों का पहले पाचन होता है, पहले पाचन, उसके बाद फिर इनका अवशोषण होता है। तो यह याद रखने वाली बात है कि इन तीन का, जल, खनिज लवण और विटामिन, इनका पाचन नहीं होना है, इनका सीधा अवशोषण होना होता है। और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का इनका पहले पाचन होगा, बाद में अवशोषण होता है। और जल का अवशोषण करने में जो बड़ी आंत होती है कोलन, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, वही इस जल का अवशोषण करती है। साथ में छोटी आंत में जिन खनिज लवणों का पाचन नहीं हो पाता है या अवशोषण नहीं हो पाता है, उनका अवशोषण भी बड़ी आंत में होता है। तो यानी जो खनिज लवण है इनका पाचन तो नहीं होना है, इनका सीधा अवशोषण ही होना है। तो कुछ तो छोटी आंत के द्वारा अवशोषण हो जाता है, और शेष बचे हुए जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा हो जाता है। तो इस तरह ये पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इस प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण एक भाग था, यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और यकृत के कार्यों की बात करें तो इसके जो कार्य हैं 500 से अधिक कार्य होते हैं, 500 से ज़्यादा इसके वर्क होते हैं। और बहुत सारे काम तो इसके इतने होते हैं कि बहुत से कामों में ये अपनी अच्छा से कार्य करता है। जैसे हम लोग बहुत से कार्य होते हैं तो कार्यों में क्या है, मस्तिष्क से उनकी वो मिलती है, अनुमति मिलती है, ब्रेन एक आदेश देता है बॉडी को, आपको ये काम करने हैं। लेकिन यकृत बहुत से कार्य ऐसे करता है जिन कार्यों को वो ब्रेन से अनुमति नहीं लेता है, वो स्वयं अनुमति देता है। इसलिए यकृत को एक छोटा दिमाग भी कहा जाता है। और यकृत का जो सबसे महत्वपूर्ण हमने अभी काम देखा था कि यहाँ से पित्त का उत्पादन करना, पित्त का उत्पादन इसी यकृत में होता है। हालांकि वो बाद में पित्ताशय में स्टोर होता है, तो पित्ताशय में स्टोर किया जाता है, जो कि पित्ताशय इसी से लगा हुआ होता है, लेकिन पित्त का उत्पादन यकृत ही करता है।